हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है चौथा दिन। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम करने वाले हैं एक वन शॉट लेक्चर। पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक आखिरी मौका है। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 20 दिन की इस सीरीज में। रोज आ रही है अकाउंट्स की, इको की, बिजनेस की वीडियोस। तुम्हें पूरा टाइम टेबल हमने हमारे चैनल पे दे रखा है। टेलीग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ढेर सारी मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज वहां भी फॉलो करना। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ। डे 4 तुम्हारा नाम और तुम्हारी प्रेजेंस मुझे मिलनी चाहिए। तुम्हारी अटेंडेंस कंपलसरी है पूरे 20 दिन के लिए, ठीक है? तो एक प्रॉमिस कर दो कि पूरा 20 दिन सिलेबस कवर करेंगे, पूरी वन शॉट मैराथन हमारे साथ तुम फॉलो करोगे। एंड इसी प्रॉमिस के साथ करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे चैप्टर का नाम। हमने करना क्या है इसमें? हमने इसके अंदर बेसिकली ये पढ़ना है कि अगर आपको एक बिजनेस खोलना है तो उस बिजनेस की ओनरशिप की क्या क्या फॉर्म्स, क्या क्या टाइप्स हो सकती है। तो अगर आपको एक बिजनेस खोलना है, अगर आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, किस किस तरीके से आप बिजनेस में ओनरशिप, हिस्सेदारी ले सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज के। सारे तरीके होते हैं किसी भी एक बिजनेस में ओनरशिप लेने के लिए, हिस्सेदारी लेने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर आप अकेले, एक अकेला बंदा बिजनेस में ओनर बन सकता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या फिर जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं, इसके अंदर एक अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सारे मेंबर्स मिलके बिजनेस करते हैं। अनडिवाइडेड मतलब जिसमें भाई भाई अलग नहीं हुए हैं, ठीक है? पार्टनरशिप, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग मिलके बिजनेस करते हैं। या फिर आप एक कंपनी खोल सकते हो। कंपनी में अगर आप एक पब्लिक कंपनी खोलते हैं तो कोई लिमिट नहीं होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर्स पे। हजारों लाखों लोग भी एक कंपनी में ओनर हो सकते हैं। विच इज वाई जितने भी बड़े बिजनेस आप देखते हो वो सारे आप बोलते हो कि अरे ये कंपनी है, अरे ये कंपनी, अरे वो कंपनी। क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो सबसे बड़े लेवल का बिजनेस कंपनी फॉर्म का ही हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पर लोग साथ मिलकर, एक छोटी सी सोसाइटी के लोग साथ मिलकर एक बिजनेस करते हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वो लोग आपस में सस्ते दाम पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के यूज कर सके। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ हमारी ओनरशिप है। इनमें से एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, उनके फीचर्स, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से। सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंपल भाषा में बस एक ही मतलब है कि अगर एक अकेला व्यक्ति, एक सिंगल ओनर किसी बिजनेस में अगर होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाता है। अब सब कुछ इस एक अकेले व्यक्ति के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्योंकि एक अकेला बंदा है तो ये अकेले बंदे के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड काम कर पाता है। इसके पास पैसा, कैपिटल लिमिटेड होती है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाती। इसके स्किल्स लिमिटेड होते हैं, तो इस वजह से ये बड़ा बिजनेस भी नहीं बन पाता है, ठीक है? एंड ये जो अकेला बिजनेस है, ये अकेला ही सारे के सारे प्रॉफिट्स खाता है। लेकिन अगर लॉस हुआ तो सारा अकेला बंदा ही सारे के सारे लॉसेस बियर करता है। तो पूरी की पूरी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक अकेले बंदे के ऊपर होती है। अगर ये कभी छुट्टी ले ले, कभी बीमार हो जाए, डेथ हो जाए, घूमने चला जाए, तो इसकी दुकान का शटर बंद हो जाता है, इसकी दुकान बंद हो जाती है, इसका बिजनेस बंद हो जाता है। अगर ये अकेला बंदा बिजनेस में से छुट्टी ले ले या छोड़ के चला जाए, तो अगर ये बंदा है तो बिजनेस है, ये बंदा नहीं है तो बिजनेस नहीं है। इसमें और इसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये अकेला ही बिजनेस का ओनर है। तो अगर ये नहीं तो इसका बिजनेस नहीं। ये है एक छोटा सा क्रक्स। अब इसी चीज को आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ओनर, मैनेजर और कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल होता है। वो अकेला ही सारे प्रॉफिट्स अपनी जेब में लेके जाता है। पर अगर कोई लॉस हुआ, तो रिस्क हुआ, तो वो अकेला व्यक्ति ही सारे लॉसेस को भी हैंडल करता है। तो ये अकेला व्यक्ति, तुम देख सकते हो एक बंदे के कितने सारे हाथ लगे हुए हैं कि एक अकेला बंदा कितने लोगों का काम करेगा अगर ये अकेला ओनर है तो, ठीक है? इसमें यूजुअली स्मॉल ही बिजनेस होते हैं, क्योंकि अकेले बंदे के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं लगाने को, ज्यादा स्किल्स नहीं होते हैं। तो जो इसके पर्सनलाइज्ड स्किल्स हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, सैलून या रेस्टोरेंट, शेफ वगैरह जो लोग होते हैं, वही लोग इसमें जाते हैं,
ठीक हो गई बात। या रिटेल जो किराने की दुकानें होती है वो भी यूजुअली यही होती हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, आपके घर के आसपास जो छोटी मार्केट होगी वहां जो दुकानदार होंगे वो सारे मोस्टली सोल प्रोप्राइटर ही होंगे। ठीक है, फीचर देख लेते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है। इसका दिल करे दुकान एक खरीदे या रेंट पे ले, शटर खुला दुकान खुल गई, बिजनेस खुल गया। शटर बंद किया दुकान का यानी कि गेट है ना, क्लोज किया दुकान का तो दुकान बंद हो गई। इसको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देखो यहाँ पर तुम दो चीजों का मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी का और एक सेपरेट एंटिटी का। देखो हम लोग जो इंसान हैं, हमें किसने बनाया है? हमें भगवान ने बनाया है। लेकिन एक कंपनी है, इस एक कंपनी एक बिजनेस को किसने बनाया है? इसको भगवान ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? इसको लॉ ने बनाया है। तो लॉ क्या करता है? लॉ डिसाइड करता है कि क्या ये इंसान और ये बिजनेस लॉ की नजर में अलग है या सेम है। अलग का ये मतलब होगा कि अगर तुमने मेरे ऊपर केस किया तो इसको कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर केस किया मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर हम दोनों सेम हैं, अगर हम दो जिस्म एक जान हैं, तो मेरे ऊपर केस किया इसके ऊपर भी इफेक्ट होगा, इसके ऊपर केस किया तो मेरे ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। तो इट डिपेंड्स, आर वी सेम, ठीक है, आर वी दो जिसमें एक जान, और आर वी डिफरेंट, आर वी टू डिफरेंट पीपल, है ना। मुझे छेड़ोगे तो मेरे तक ही बात रहेगी, इसको छेड़ोगे तो इसके तक ही बात रहेगी। क्या हम सेम हैं या क्या हम डिफरेंट हैं, ये चीज हमारा लॉ डिसाइड करता है। और हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग ये चीज हो सकती है। कईयों के लिए सेम होता है, कईयों के लिए डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे तुम सोचो, एक बंदा है वही बिजनेस कर रहा है, वो आएगा बिजनेस खुलेगा, वो जाएगा बिजनेस बंद होगा, वो जो करेगा बिजनेस में वही होगा। बिजनेस खुद से तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या लगता है ये सेम या डिफरेंट? सेम होगा। ये बंदा और ये इसका बिजनेस लॉ की नजर में, आईज ऑफ लॉ में सेम है। लॉ कहता है कि भैया तूने ही किया है जो किया है, तो आईज ऑफ लॉ में ये बंदा और ये बिजनेस सेम है। इस चीज को बोला जाता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या तुम्हारी लीगल एंटिटी अलग है या सेम है? अगर सेम है तो बोलेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर अलग है तो बोला जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी। प्लीज इस चीज को यहाँ पे अच्छे से समझ लो। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प के साथ पूछना, ठीक है। पर अगर समझ आ गया तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हर फॉर्म में आगे ये यूज होगा और मैं हर बार अलग से नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो अब इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, मतलब इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस एंड द पर्सन दे आर सेम, ठीक है। अगर इस पे केस होगा तो इस पर भी माना जाएगा कि वो केस हुआ है, अगर इसके ऊपर केस होगा तो माना जाएगा वो इस पर भी केस हुआ है, ठीक है। अगर इसका कोई प्रॉब्लम है तो वो इसका भी प्रॉब्लम होगा। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने का मतलब, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहली चीज, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा या देनदारी, है ना, ठीक है। इसको तुम बोल सकते हो ऑब्लिगेशन टू पे। मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे किसी को कुछ फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। इफ आई हैव टू पे समवन इन फ्यूचर देन दैट इज माय लाइबिलिटी। नाउ फ्रॉम वेयर आई एम सपोज टू पे, ये मुझे कहाँ से पे करना है? क्या ये मुझे इस इंसान की जेब से पे करना है या क्या ये मुझे इस बिजनेस की जेब से पे करना है? अगर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की जेब से पे करना है तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? लिमिटेड। लिमिट है, क्या लिमिट है? कि अगर बिजनेस की जेब में पैसा है तो तुम्हारी लाइबिलिटी पेमेंट हो जाएगी। अगर बिजनेस कंगाल हो गया, उसकी जेबों से पैसा खत्म हो गया, तो लिमिट वहीं पर लग गई है। अब तुम्हें और पैसा नहीं मिल सकता, अब और पेमेंट नहीं हो सकती क्योंकि बिजनेस की जेब खाली हो गई। पर अगर अगर मैं बोलूं कि बिजनेस की जेब खाली हो गई तो इसको पकड़ो, ओनर को पकड़ो, इसकी जेब से पैसा निकालो। तो अगर बिजनेस का पैसा खत्म होने के बाद ओनर के पैसे में से
पेमेंट करी जाएगी लाइबिलिटीज की, तो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाएगा, उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाएगा। देखो क्या बोला गया है, ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट। अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो ओनर अपनी जेब से पेमेंट करेगा। मतलब अगर एक बिजनेस को किसी का पेमेंट करना है तो सबसे पहले वो बिजनेस की जेब से पैसा लेगा, बिजनेस की जेब खाली हो गई, फिर भी अभी और पेमेंट करनी है और लाइबिलिटी बाकी है, तो तुम ओनर को पकड़ोगे, ओनर को बोलोगे तेरा घर, तेरा गाड़ी, तेरा सब कुछ बेच के मुझे पैसा दे, तेरा सब कुछ बेच के लाइबिलिटी की पेमेंट कर, पर तुझे करनी पड़ेगी। ये बोला गया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में। फिर से इसको भी याद रखना, क्योंकि हर केस में आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कहीं पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, कहीं पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोले तो कि जब बिजनेस की जेब से पैसा खत्म हो जाएगा और अगर फिर भी लाइबिलिटी बच गई, अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, फिर भी अगर बिजनेस की कोई लाइबिलिटी बच गई, तो ओनर के पर्सनल एसेट रिस्पॉन्सिबल होंगे कि पर्सनल एसेट बेच दो ओनर के और इसका पेमेंट करो। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये क्या बोलता था, इन द आइज ऑफ लॉ बिजनेस एंड ओनर अलग है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या बोला, नो सेपरेट एंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सोल ट्रेडर एंड द बिजनेस, इसको याद रखना। ठीक है, सोल रिस्क बियरर अकेला ही सारे रिस्क लेगा, अकेला ही सारे प्रॉफिट भी खाएगा। बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर ये जो ओनर है, अगर इसकी डेथ हो गई, अगर ये जो ओनर है अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, अगर इसको जेल हो गई, अगर ये बैंकरप्ट हो गया, यानी कि इसकी जेब खाली हो गई, अब ये किसी का पैसा नहीं चुका सकता, अगर इसको ऐसा कुछ भी हो गया, अगर ये घूमने चला गया, बीमार हो गया, इसको कुछ भी हो गया, तो ऐसे केस में जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। इसी को बोला गया है कि कंटिन्यूटी नहीं होती इस बिजनेस में आफ्टर द ओनर गोज अवे। ठीक है, आगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स क्या बोलते हैं कि अकेला बंदा है तो जल्दी डिसीजन लेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अकेला बंदा है तो सारी बातें अपने तक रखेगा, क्योंकि दूसरे को बताना है तो नजर लग जाएगी, है ना। मजाक कर रही हूँ, नजर की बात नहीं होती है। हर कोई अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है ताकि किसी के साथ वो शेयर ना करे, अपनी सीक्रेसी बना के रखे, कोई अपने घर की बातें बाहर नहीं बताता। और ये तो अकेला ही काम करता है, कोई पार्टनर भी नहीं है, तो सारी बातें ये अपने तक ही सीमित रखता है। डायरेक्ट इंसेंटिव है, ये जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, सारा प्रॉफिट इसके अकेले की जेब में ही जाएगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव है। इधर से काम किया, उधर से प्रॉफिट आया, सारा अपनी जेब में आया, जितना काम उतना पैसा सीधा सीधा इसकी जेब में आएगा। बिना किसी लीगल प्रोसीजर के खोला जा सकता है। दुकान को खोलना है तो शटर उठाओ, दुकान खुल गई, दुकान को बंद करना है, शटर गिरा दो, दुकान बंद हो गई। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, किसी को पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, अपना दिल करे दुकान खोलो, अपना दिल करे दुकान बंद कर दो। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मैंने अकेले अपने दम पे बिना किसी की सपोर्ट के अकेले बंदे ने इतना बिजनेस खड़ा कर दिया, खुशी होती है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, क्योंकि वो अकेला बंदा है तो वो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता। अगर वो बंदा छोड़ के चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, उसकी डेथ, उसके बीमारी, किसी की भी वजह से। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी बिजनेस का पैसा खत्म होने के बाद ओनर के पर्सनल एसेट्स को यूज किया जाएगा बिजनेस के डेट को पे करने के लिए। ठीक है, अकेला बंदा है तो ज्यादा स्किल्स नहीं होते उसके पास, उसको नहीं आती होती कि बिजनेस की हर चीज कैसे मैनेज करी जा सकती है। ठीक है, आगे चले तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम शॉर्ट में JHF भी बोलते हैं। दूसरी चीज याद रखना, इसको हम अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी इसको हम बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में हिंदूज सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें हिंदुस्तान बोला गया है। तो ये सिर्फ इंडिया में है और इंडिया का ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ
एक ही फैमिली के लोग, फैमिली के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं इस फैमिली की मेंबर हूं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को चाहकर भी इस बिजनेस में ओनर या पार्टनर या हिस्सेदारी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि तुम मेरे खून के रिश्तेदार नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो, फैमिली मेंबर नहीं हो। तो तुम चाहकर भी किसी को इसका मेंबर नहीं बना सकते। अगर किसी को इसका मेंबर बनाना है तो उसको तुम्हारी फैमिली में पैदा होना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू फैमिलीज के लिए है। तीसरी चीज, ये अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली होनी चाहिए। मतलब भाई भाई आपस में इकट्ठे रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अलग हो गए, वो भी एक हिंदू फैमिली बिजनेस कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। नहीं, जब सारे भाई साथ मिलकर करे तभी तो ये बिजनेस होगा, तभी तो अनडिवाइडेड बोला गया है। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जब बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू हिंदू फैमिली और अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, एक किस एक्ट के अंदर चलता है ये? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर इसको गवर्न किया जाता है, इसको चलाया जाता है। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट होता है। पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सोल प्रॉप का नहीं है, सोल प्रोप्राइटर का, बाकी सबका है। तो इसका कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये सारे याद करने जरूरी है। ठीक है, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप मैंने बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ बर्थ से आप मेंबर बन सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और 3 जनरेशन तक, यानी दादा, पापा और पोता, ये 3 लोग बिजनेस में एक साथ एक टाइम पे हिस्सेदार हो सकते हैं। कर्ता, जो फैमिली में सबसे एल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, दादाजी जो सबसे बड़े होंगे। अगर दादाजी की डेथ हो गई तो दादी जी, जो भी सबसे एल्डेस्ट, सबसे बड़ा बुढ़ा इंसान होगा, ठीक है, उसको हम हेड बना देंगे और उसका नाम क्या रख देंगे? कर्ता। ये जो कर्ता है, जो हेड है, यही कर्ता धर्ता होता है, यही सब कुछ बिजनेस में करता है। मतलब यही बिजनेस में सारे चीजों को कंट्रोल करता है। फाइनल डिसीजन इसका होता है। एंड जो हमारे दादाजी जो हेड हैं, इनका बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब अगर बिजनेस के एसेट खत्म हो गए तो इनके पर्सनल एसेट यूज करके लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। अच्छा, अगर इनको कर्ता बोलते हैं, बाकियों को क्या बोलेंगे? बाकी जितने भी मेंबर है उनको को पार्सनर बोलेंगे। उन सबका इक्वल ओनरशिप राइट होता है और वो सारे मिलके बिजनेस में काम करते हैं, मिलके फैसले लेते हैं, पर फाइनल डिसीजन कर्ता का, दादाजी का ही होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर एक कर्ता की डेथ हो गई, जैसे दादाजी कर्ता थे, उनकी डेथ हो गई, तो दादी जी जो भी सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होंगे वो कर्ता बन जाएंगे, पर बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कर्ता की डेथ हो गई बिजनेस बंद हो गया, नो। फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन कैसे होती है? मिनिमम 2 मेंबर चाहिए इसमें, एक ही फैमिली के होने चाहिए और उनके पास कोई अपने पूर्वजों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसको बिजनेस में इंक्लूड करके, जिसके ऊपर वो बिजनेस करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यानी कि अगर उस बिजनेस में 10 लाख रुपए का लोन पे करना है, सबसे पहले बिजनेस से किया जाएगा। बिजनेस ने कर दिया 5 लाख का लोन पे कर दिया, तो बचे हुए 5 लाख का लोन कौन पे करेगा? सिर्फ और सिर्फ दादाजी करेंगे। अगर दादाजी के पास 5 लाख रुपए हैं तो दादाजी के अपने खुद की सेविंग्स में से उनको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी सारे मेंबर्स का जो पैसा है वो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब आप बोलो मैम, अगर दादाजी के पास हो ही ना, अगर दादाजी के पास 2 लाख रुपए हो तो कितना हो गया? 5 + 2 7 लाख का लोन पे हो गया, 3 लाख का लोन अभी भी बच गया। तो इस बिजनेस को बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा और अब कोई इसके साथ बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि ये बिजनेस अपने डेट्स नहीं चुका पाया। और अगर कल को इनके पास पैसा होता है तो वो अपने डेट्स चुका सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो उसको बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज, कंट्रोल कौन करता है? जो सारे फैमिली मेंबर मिलके काम करते हैं, पर फाइनल डिसीजन कर्ता का, यानी दादाजी हेड का ही होता है। कंटिन्यूटी, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो अगला एल्डेस्ट मेंबर जो भी होता है वो कर्ता बन जाता है। बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू चलता रहता है।
माइनर इसके अंदर मेंबर बन सकता है। माइनर मतलब जो 18 साल से छोटी उम्र का होता है। जो भी 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा होता है, वो इसमें मेंबर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो मेंबरशिप बाय बर्थ है, तो पैदा होते ही बच्चा इसका बिज़नेस का मेंबर बन जाएगा। और किसी फॉर्म में पार्टनरशिप में, कंपनी में आप माइनर मेंबर को हिस्सेदार नहीं बना सकते, ठीक है? चलिए आगे, मेरिट्स डीमेरिट्स देखें। कंट्रोल इफेक्टिवली किया जाता है क्योंकि सबसे बड़े दादाजी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस है, दादाजी की डेथ के बाद दादी जी बन जाएंगी, ठीक है? करता सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो सारे मेंबर फ्रीली काम कर सकते हैं। सारे क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर है, तो उनमें लॉयल्टी और कोऑपरेशन होती है। सारे देखो साथ मिलके खुशी खुशी काम कर रहे हैं, तो क्योंकि सारे एक ही फैमिली के हैं, तो सब में प्यार होता है। डीमेरिट्स क्या है? क्योंकि सिर्फ एक ही फैमिली है, अगर वो फैमिली अगर गरीब हुई तो, अगर वो फैमिली गरीब हुई तो मैं तो किसी को बाहर से हिस्सेदार बना ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला? अगर मेरा एक दोस्त है जिसे मैं हिस्सेदार बनाना चाहती हूँ, मैं बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर मेरी फैमिली गरीब है, मेरे बिजनेस में मैं और पैसा नहीं ला पाऊंगी, लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे। कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कर्ता को तो यही डर रहेगा कि हाय, अगर बिजनेस डूबा तो मेरा पैसा भी डूबेगा, है ना? कर्ता डोमिनेट करता है क्योंकि उसका अकेले का ही, जो दादाजी है उनका अकेले का है कि भैया फाइनल डिसीजन तो इन्हीं का होगा। अब अगर वो फाइनल डिसीजन गलत ले रहे हो, तो अगर बाकी मेंबर्स को वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो वो डोमिनेट करते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, फिर से वही बात, अगर मैं चाहूं कि कोई एक अच्छे मैनेजर को हिस्सेदारी दूं अपने बिजनेस में, तो मैं नहीं कर सकती। एंड एक ही फैमिली के लोगों में कितना ही मैनेजरियल स्किल होगा, प्लस सारे भाई बहन आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं, ये भी एक डिमेरिट है। हो गई ठीक बात, आगे चले पार्टनरशिप। अगला मेरे पास क्या आता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज बेसिकली, कोई जरूरी नहीं है कि तुम एक ही फैमिली के मेंबर हो। दुनिया में कोई भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग साथ मिलके अगर एक बिजनेस खोले, तो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है तुम एक ही खानदान के हो, नहीं, तुम्हें बस मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर चाहिए जो साथ मिलके बिजनेस खोल सकते हैं। कौन सा? पार्टनरशिप का, ठीक है? ये किसके अंडर आता है? पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आता है, ठीक है? पढ़े आगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। किसके अंडर आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, ठीक है? अब ये रिलेशन होता है, ठीक है? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोगों के बीच का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? जो तुम सोच रहे हो वो वाला रिलेशन नहीं, बिजनेस रिलेशन, ठीक है? ये क्या होता है? एक बिजनेस रिलेशन होता है, आपकी बिजनेस की रिश्तेदारी होती है, ठीक है? और कुछ मत सोच लेना। बिटवीन पर्सन कितने? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 हु हैव एग्रीड। अब रिलेशनशिप में आने के लिए भैया एग्रीमेंट तो चाहिए होगा, दोनों की हाँ लगेगी, है ना? यस तो होनी चाहिए सभी की, तभी तो एक बिजनेस रिलेशन या कोई भी रिलेशन तुम बना पाओगे। एग्रीड टू शेयर, शेयर क्या करोगे रिलेशन के अंदर? प्रॉफिट्स। क्या शेयर करोगे? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो तुमने एक बिजनेस रिलेशन बनाया है, कैसे बनाया है? सबकी सहमति से, जितने भी लोग हैं, है ना, इस बिजनेस में, उन सबकी सहमति से तुमने एक रिलेशन बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम सभी लोग एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को हम सारे मिलके शेयर करेंगे, ठीक है? और वो जो बिजनेस है, वो या तो हम सारे मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे, या तो हम सारे मिलके उस बिजनेस को चलाएंगे, या फिर हम में से कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा सबके बिहाफ पे, या फिर हम में से कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा सबके बिहाफ पे। मतलब देखो, जैसे अगर तुमने देखा हो, जैसे शार्क टैंक में भी होता है कि वहां पे 5 शार्क्स बैठे हैं ना, बोट का अमन गुप्ता है, लेंसकार्ट के हैं, है ना, शुगर कॉस्मेटिक्स के हैं। वो जितने भी लोगों को पैसा देते हैं, अरे मैं 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा, मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, कि इसका ये मतलब है वो ऑब्वियसली बिजनेस में ओनर बन जाते हैं, कि इसका ये मतलब है कि वो हर रोज जाएंगे, अरे सुबह सुबह ऑफिस जाना है ना, और ऑफिस में जाके सुबह 9 to 5 जॉब करेंगे वो उस ऑफिस में जाके, क्या इसका ये मतलब है? इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है। वो बस अपना पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा काम करेगा, समझ रहे हो? वो बस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा ही काम करेगा, वो अपने घर पे बैठ के बस प्रॉफिट खाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, पैसे के बदले में
शेयर ऑफ प्रॉफिट तो मिलेगा क्योंकि वो ओनर तो बन गए। तो ऐसा ही पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है, ऐसा ही पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या हो सकता है, या तो मान लो हम दो पार्टनर हैं, दोनों फुल टाइम 9 to 5 जॉब करते हैं इसी बिजनेस के अंदर, दोनों फुल टाइम आते हैं इसी ऑफिस में बैठते हैं, रोजाना काम करते हैं। तो या तो सारे मिलके बिजनेस चलाएंगे, या फिर कोई एक बंदा तो रोज आता है और काम करता है एज अ मैनेजर, और जो बाकी के सारे लोग हैं उन्होंने बस अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट। उनके अपने खुद के बिजनेस हैं, खुद की नौकरियां हैं, पर उन्होंने अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। वो आते भी नहीं है बिजनेस में, पूछते भी नहीं है क्या चल रहा है, बस वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जितना भी हिस्सा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के बदले में हमें हमारा शेयर दे देना। शेयर क्यों दे देना, क्योंकि उस शेयर को इन्होंने खरीदा है पैसे लगा के। तो या तो सारे मिलके बिजनेस में काम करेंगे, या कोई एक या कुछ एक दो लोग काम करेंगे बाकी सबके बिहाफ पे। बाकी सारे काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लगाया है। अपना पैसा इसलिए लगाया है ताकि उस पैसे के बदले में वो प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, उनके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसको फॉर्म कैसे किया जाएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अगर तुम रजिस्टर करवाते हो, जो कि ऑप्शनल है, चाहो तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू कर सकते हो। दुकान का शटर खोला, दुकान खुल गई। अगर नहीं करवाना चाहते रजिस्टर तो भी ठीक है, अगर करवाना चाहो तो ऑप्शन तो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर 1932 के अंडर रजिस्टर करा सकते हो। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी इसके अंदर अनलिमिटेड होती है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर बिजनेस के एसेट खत्म हो गए तो सारे पार्टनर अपने पर्सनल एसेट का यूज करेंगे बिजनेस के लोन को पे करने के लिए। रिस्क बियरिंग, सारे पार्टनर जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं सेम रेशो में लॉसेस को भी शेयर करेंगे, सारे पार्टनर लॉस उठाएंगे। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सारे पार्टनर मिलके करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी, अगर कोई भी एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है। तो सारे पार्टनर्स दोबारा साथ मिलके बैठते हैं, एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं अगर वो बनाना चाहें तो, और उस नए एग्रीमेंट के अंडर बिजनेस करते हैं। अगर वो चाहे तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं, अगर चाहें तो उनको दोबारा एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो अगर कोई एक भी, अगर 50 पार्टनर हैं, कोई एक छोड़ के चला गया तो 49 पार्टनर्स को दोबारा से साथ में मिलके एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस करना चाहते हैं कंटिन्यू या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो क्या नया एग्रीमेंट होगा उस बिजनेस को करने के लिए, वो इनको लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। मतलब कि देखो, एजेंट और प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, मान लो ये बॉस है, ठीक है, ये उसका कोई एजेंट है। ये एजेंट बाजार में जाके किसी को कुछ सेल करके आता है। इसने जो सेल किया, इसने एक्चुअल में सेल नहीं किया, इसने एक्चुअल में किया फ्रॉड। अब ये जो बंदा है, ये बंदा हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा, ये बंदा हो गया बहुत ज्यादा गुस्सा, ये आ गया दुकान पे लड़ने के लिए कि भैया तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो अब एक्चुअल में सेल किसने करी, एजेंट ने। किसके कहने पे करी, अपने बॉस के। तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी, बॉस की या एजेंट की या दोनों की, गलती किसकी मानी जाएगी। टेक्निकली इसमें दोनों की गलती मानी जाएगी, और इसमें जो बॉस है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस फ्रॉड के लिए जितना रिस्पॉन्सिबल ये है। बॉस ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को नहीं पता, मेरा तो एम्प्लॉय था, मेरे एम्प्लॉय ने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लीगली जो बॉस है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसको भी अपनी जेब से इस फ्रॉड का पैसा वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर है वो सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है। यहाँ पे जितने भी पार्टनर हैं वो सारे एक दूसरे के एजेंट है, यानी कि वो सारे दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया तो बाकी सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी हैं, तो बाकी सारे पार्टनर जो हैं वो भी लायबल हो जाएंगे। मतलब हम दो पार्टनर हैं, मैं और आप। अगर आपने फ्रॉड किया तो आपके साथ साथ मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी, पर अगर मैंने फ्रॉड किया तो मेरे साथ साथ आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। इसका ये मतलब है। ठीक है जी, समझ आ गई चीज। आगे चले मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे। इजी है फॉर्मेशन, क्योंकि एग्रीमेंट अगर लिखित में कर भी लेते हो
तो भी कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, छोटा सा एक एग्रीमेंट करना होता है, सारे पार्टनर्स ने साइन करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं भी करना चाहते तो भी मैंने बोला ना कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, सारे पार्टनर मिलके डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि 50 लोग इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं, तो पैसा काफी ज्यादा इस बिजनेस में आ सकता है एज कंपेयर टू हिंदू फैमिली या सोल प्रोप्राइटरशिप। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क यानी कि लॉस सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो सकता है। सीक्रेसी रहती है, क्यों? क्योंकि अप टू 50 लोग हैं, तो इन 50 लोगों के बीच में ही रहेगी बात, पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगी बात, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या है? पहली चीज तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये मतलब कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो इस सारे पार्टनर्स को अपनी खुद की जेब से पैसा भरना पड़ेगा, सारे के सारे पार्टनर्स को। हिंदू फैमिली में तो ऐसा था कि सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड थी, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी, बाकी सबको रिस्क नहीं था। पर इस केस में सबको अपने पर्सनल एसेट्स को यूज करना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 ही तो लोग हो सकते हैं, लाखों लोग नहीं हो सकते। देखो हम कितना बड़ा मतलब फ्रॉड कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ। देखो पहले मैंने बोला मोर फंड्स, कि भाई 50 लोग हो सकते हैं, ज्यादा पैसा आएगा। फिर मैंने बोला लिमिटेड रिसोर्सेज, क्यों? क्योंकि सिर्फ 50 ही तो लोग हो सकते हैं, कम पैसा आएगा। तो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ ज्यादा पैसा होगा, मतलब एज कंपेयर टू प्रीवियस हिंदू फैमिली और सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, पर ज्यादा पर लिमिटेड पैसा होगा, क्यों? एज कंपेयर टू कंपनी जिसके अंदर लाखों लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कंफ्लिक्ट हो सकता है, पार्टनर्स के आपस में लड़ाई हो सकती है, जो कि सबसे बड़ा रीजन होता है पार्टनरशिप बिजनेस के बंद होने का। सारे पार्टनर्स के आपस में बन ही नहीं पाती है, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई एक भी पार्टनर छोड़ के चला गया, एग्रीमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा एक ये रीजन होता है कि पार्टनर्स की लड़ाई होती रहती है आपस में, तो बिजनेस नहीं चल पाता। दूसरी चीज मैंने जैसे तुम्हें बोला कि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, तो अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी तो तुम इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी, मैंने बोला ना कि ऑप्शनल है, अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं इन्होंने करवा रखी है तो कोई इनके खिलाफ केस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पब्लिक इन पे भरोसा नहीं करती है, बिकॉज पता है पब्लिक को कि हम तो इन पे केस भी नहीं कर पाएंगे, अगर इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो अगला है टाइप्स ऑफ पार्टनर। कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया ना, एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जो 9 to 5 जाके काम करे। एक पार्टनर हो सकता है जो बोले मेरा पैसा ले लो, मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा पैसा काम करेगा, पैसे के बदले में मुझे प्रॉफिट दे देना। तो ऐसे कई सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। लेट्स सी कौन से होते हैं। पहला 9 to 5 जॉब करने वाला, कि भैया मेरे लिए तो ये बिजनेस ही मेरा सब कुछ है, तो मैं इसी बिजनेस में दिन रात काम करूंगा, इसी को बड़ा करूंगा। एक्टिव पार्टनर जो हर रोज आता है बिजनेस में, अपने बिजनेस में ही काम करता है सुबह से लेके शाम तक। एक्टिव पार्टनर, इसके पास और कोई दूसरा धंधा नहीं है, ये यही काम कर रहा है, इसका मेन बिजनेस यही है। ये बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना इसका घर पे पैसा ज्यादा आएगा, उतना इसके लिए बेटर होगा। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कहता है कि मेरा पास पैसा है, टाइम नहीं है, तो मैं अपना पैसा लगा देता हूँ। देखो ये एक्टिव पार्टनर क्या कहता है, मेरे पास टाइम तो बहुत है, पैसा नहीं है, तो ये अपना टाइम इन्वेस्ट करता है। ये कहता है मेरे पास पैसा है, टाइम नहीं है, तो ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता है। ये आता ही नहीं है बिजनेस में, ये घर पे सोता है मस्त, और ये बिजनेस में रेगुलरली आता नहीं है। बस ये मंथ एंड पे आता है और बोलता है अच्छा 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 30% का शेयर मेरा है, तो मुझे मेरा 30% 3 लाख रुपए दे दो। ये बस इतना करेगा, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जिसके बारे में तुम दुनिया को नहीं बताते कि ये भी मेरा पार्टनर है। क्यों नहीं बताते? हो सकता है कि उसकी इमेज अच्छी ना हो, पर पैसा इतना हो कि तुमने पार्टनर बना लिया उसको पैसा लेके, ठीक है ना। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो तुम्हें लगे कि नहीं, अगर दुनिया को पता चला कि ये मेरा पार्टनर है तो हमारी अच्छी इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो हिस्सेदार तो है पर तुमने दुनिया को नहीं बताया कि ये हिस्सेदार है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? यूजुअली जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो कई बार बिजनेस से थोड़ा बहुत पैसा ले लेते हैं, शेयर नहीं ले रहे, प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं ले रहे, वो बिजनेस से बस थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हैं। जैसे होता है ना कि ऐड कर दे यूट्यूब पे अपनी, है ना, वैसे ही ये क्या कर रहे हैं,
कंपनी से पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं इस कंपनी में पार्टनर हूँ, एक्चुअल में होते नहीं है। एक्चुअल में पार्टनर होते नहीं हैं, बस वो थोड़ा सा कुछ पैसा लेके दुनिया को ये बोलते हैं कि देखो ये मेरा ब्रांड है, मैं इसमें पार्टनर हूँ, तो तुम लोग इस ब्रांड का सामान खरीदो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग अपने नाम का इस्तेमाल करने देते हैं थोड़े बहुत पैसे के बदले में। तो अगर मैं एक फेमस बंदी हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं आपको बोलूंगी कि देखो ये मेरी क्रीम है, ये मेरा खुद का ब्रांड है, मैं इसमें पार्टनर हूँ, तुम ये क्रीम खरीदो। एक्चुअल में पीछे बैक एंड में क्या हो रहा है, मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप ली ही नहीं है बिजनेस में, तुमने बस मुझे बोला कि हम एक बार 10 लाख रुपए देंगे, अपनी एक वीडियो में हमारा नाम ले देना और बोल देना तुम पार्टनर हो। तो मैंने अपने नाम का यूज करने दिया कि मैं भी पार्टनर हूँ, ले लो ले लो, ठीक है। पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों समझ लेना, थोड़े मुश्किल होते हैं पर काफी ज्यादा सिमिलर है ये दोनों। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं। मान लो लेट्स से ये जो बिजनेस था जिसकी मैं क्रीम अपनी वीडियो में दिखा रही थी, या ऐसा ऐसे मान लो कि मैं एक बिजनेस में मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस में एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अब लेट्स से यही विद्यम का बिजनेस ले लेते हैं। लेट्स से दो चीजें हो सकती है, या तो मैं इस बिजनेस की ओनर हूँ या मैं इस बिजनेस की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं इस बिजनेस की एम्प्लॉय हूँ, पर क्योंकि सारी वीडियोस तो मेरी आ रही हैं, तो तुम सोचोगे कि मैम की आती है सारी वीडियोस इस चैनल पे, मैम तो ओनर होगी, ठीक है, क्योंकि मैम की वीडियोस आती है इस चैनल पे, मैम तो ओनर होगी। पर असल में पीछे क्या हो सकता है कि मैं तो एक्चुअल में बस एक एम्प्लॉय हूँ जो वीडियोस बना रही हूँ। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस, तुम्हें लगा कि मैं ओनर हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं ओनर हूँ, तुम्हें लगा मेरे एक्शंस की वजह से कि मैम ओनर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुमने मुझसे पूछा मैम आप वीडियोस डालते हो इस चैनल पे, क्या आप ओनर हो, और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया हाँ हाँ मैं ही ओनर हूँ, मैं ही ओनर हूँ, मैंने झूठ बोल दिया। तो ये दो केस हो सकते हैं। पहला केस, तुम्हें लगा, मैंने हाँ नहीं करा। तो दूसरा केस, तुमने पूछा और मैंने झूठ मूठ में ही हाँ बोल दिया। ये दो केस हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट वो वाला पार्टनर होता है जो कहता है कि झूठ मूठ में बोल देता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, होल्ड आउट कर रही हूँ, मैं अपने आप से बोल रही हूँ, ठीक है, बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, जो कि एक्चुअल में पार्टनर होता नहीं है, पर जानबूझ के अलाउ कर देता है खुद को एज अ पार्टनर दिखाना फर्म में, वो होता है होल्डिंग आउट वाला पार्टनर। एस्टॉपल वाला पार्टनर कौन होता है, जो एक्चुअल में बोलता नहीं है, पर उसके इनिशिएटिव, उसके कंडक्ट, उसके बिहेवियर की वजह से लोगों के ऊपर इंप्रेशन जाता है कि यार ये भी पार्टनर होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ऊपर इंप्रेशन गया तो स्टॉपल, अगर मैंने ऐसे झूठ मूठ में बोल दिया, अपने मुंह से बोला कि हाँ मैं पार्टनर हूं जबकि मैं हूं नहीं, तो वो होल्डिंग आउट होता है, ठीक है। आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब देखो इनका डिफरेंस, ठीक है। अगर मेरा सबसे पहले देखते हैं कैपिटल कितना, पैसा कौन लगाता है कौन नहीं लगाता, मैनेज कौन करता है कौन नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं कि नहीं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है या नहीं। तो अगर एक एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर तो पैसा भी लगाता है, काम भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रखता है। स्लीपिंग पार्टनर पैसा तो लगाता है, हिस्सेदारी भी लेता है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, पर क्योंकि वो स्लीपिंग है वो काम नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर का बस मैंने बोला था दुनिया से इसका नाम छुपा के रखो, पर ये हमारा पार्टनर तो है, तो ये पैसा भी लगाता है, काम भी करता है, हिस्सेदारी भी लेता है, और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। पर जो अगले तीनों हैं, नॉमिनल पार्टनर, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, मैंने इन तीनों में आपको बताया कि ये तीनों एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते। ये अपने नाम को इस्तेमाल करने देता है, इसकी हरकतों से लोगों को लगता है कि ये भी पार्टनर होगा, और ये झूठ मूठ में बोल देता है कि हाँ हाँ मैं पार्टनर हूँ, देखो देखो मेरी वीडियोस देखो, मैं भी हूँ पार्टनर, देखो। ये तीनों ही एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते, क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते, बस अपने नाम का यूज करने दे रहे हैं ये तीनों लोग। तो ना तो पैसा लगाते हैं, ना ही काम करते हैं बिजनेस में, एज ए पार्टनर काम नहीं करते, एज एन एम्प्लॉय कर सकते हैं, बिजनेस में एज एन पार्टनर काम नहीं करते हैं, और ना ही हिस्सेदारी लेते हैं। पर क्योंकि मैंने अपना नाम इस्तेमाल करने दिया और तुमने मेरे नाम पे कुछ खरीदा, तो मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। मतलब अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैंने बोला ये क्रीम मेरी है, मेरी पार्टनरशिप है, खरीद लो, एक्चुअल में मेरी पार्टनरशिप थी नहीं, अब मुझे तो पता नहीं था वो कंपनी फ्रॉड कर रही है, और मैंने तुम्हें बोल दिया मैं भी पार्टनर हूं, तो मैं उस कंपनी के फ्रॉड में शामिल हो गई, समझ रहे हो, थोड़ा सा पैसा लेके, तो मेरा भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी निकल के आ जाता है इन तीनों ही केस में। तो पहले तीनों केस में
तुम पैसा भी लगा रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, बस इसको छोड़ के हिस्सेदारी भी ले रहे हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। नीचे वाले तीनों केस में तुम कुछ नहीं कर रहे, बस लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ पूछ सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम यहाँ से देखो ऐसे ले सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें। चलो, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? तो दो बेसिस पे हो सकती है पार्टनरशिप की टाइप्स, टाइम के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे। ड्यूरेशन के बेसिस पे हो सकती है, एक तो हो सकती है जब तक दिल करेगा तब तक काम करेंगे, जिस दिन किसी एक भी पार्टनर ने क्विट कर दिया उस दिन काम खत्म कर देंगे। जब तक दिल करे, जब तक दिल करे, हमारा जब तक विल, इच्छा, जब तक दिल करेगा तब तक काम करेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, अब वो प्रोजेक्ट 1 साल का है तो 1 साल काम करेंगे साथ में, फिर अपनी अपने, फिर कौन सा गाना होता था वो, दो पल रुका ख्वाबों का कुछ होता था, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, वो वाली कहानी है यहाँ पे कि 2 पल तो दोनों ने साथ में काम किया, जब तक दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि एक रोड बनानी है, दोनों साथ में इस रोड को, इस ब्रिज को बनाएंगे। जब ये रोड बन गई, जब ये ब्रिज बन गया तो तुम कहाँ, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, फिर पार्टनरशिप खत्म। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। ये इच्छा अनुसार होती है, जब इच्छा करी कि अब रिश्ता तोड़ना है तो रिश्ता तोड़ सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। लाइबिलिटी के बेसिस पे या तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली हो सकती है, ये वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि सारे पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को यूज करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है जिसको हम एलएलपी बोलते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, पर उस केस में एक पार्टनरशिप को अपने नाम के आगे एलएलपी लिखवाना पड़ता है। मतलब अगर मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो मेरी कंपनी, मेरे फर्म का नाम होगा विद्यम। अगर मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो मेरी फर्म का नाम क्या होगा? विद्यम एलएलपी। मेरे नाम के आगे मुझे कंपलसरी हर जगह एलएलपी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? चले आगे। चलो, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑप्शनल होता है। अगर तुम करवाना चाहो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसके अंदर तुम अपनी फर्म का नाम, कुछ और डिटेल्स और सब कुछ लिख सकते हो। कहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। ठीक है, रजिस्टर कर सकते हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। ये कुछ एक प्रूफ मांगती है और अगर आप उसके बेसिस पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। और ये एक प्रूफ है कि भैया तुमने एक पार्टनरशिप फर्म खोली है जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। इसके अंदर आप बस एक छोटा सा एग्रीमेंट लिखते हो, 2-3 पेज का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। इसी को जाके आप रजिस्टर करवाते हो। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर नहीं करवाना चाहते तो मत करवाओ, कोई कंपल्शन नहीं है। करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं रजिस्टर करवाओगे तो क्या होगा? तुम किसी पे केस नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे पे केस नहीं कर सकता। ऐसे करके काफी सारी लिमिटेशन हो जाती है। सरकार बोलेगी कि हमें तो पता ही नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता, अपना केस खुद देखो, हमें मत बोलो किसी भी चीज के लिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन डालो, फीस अपनी भरो। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार है वो अप्रूवल कर देता है, उसके बाद एक एंट्री डाल देता है, तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, आगे चले। अगला हमारे पास देखते हैं क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग हैं वो इसलिए बिजनेस नहीं करते ताकि उनका मेन प्रॉफिट वो कमा सके। उनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मेन पर्पस होता है अपनी कॉस्ट को कम करना। तो बेसिकली अगर मैं अपनी फैमिली के साथ एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती हूँ, अब सारी फैमिली, लेट्स से यहाँ पे हमारी 150 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, ये चलो सिंपल छोटा नंबर ले लो, 50 फैमिलीज रहती हैं। अब 50 घरों में हर रोज दूध, दही, ब्रेड, एग सब कुछ जाना है। तो सोच के देखो, अगर 50 फैमिलीज हर रोज का 5-5 लीटर भी दूध लेती है तो 250 लीटर दूध हर रोज हमारी सोसाइटी में आएगा, विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो जब भी तुम कोई भी चीज बल्क में खरीदोगे तुम्हें हमेशा उस पर डिस्काउंट मिलेगा। पर अगर मैं बोलूँ सिर्फ 2 लीटर 5 लीटर दे दो तो मुझे उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं जैसे बोलूँ 250 लीटर दे दो एक दिन में,
उस पे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, उस पे मुझे जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग साथ मिलके आते हैं, जिनका कुछ कॉमन पर्पस होता है, कुछ कॉमन नीड्स होते हैं, वो साथ मिलके आते हैं और साथ मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए ही जो है काम करती है। सारे मेंबर इसके अंडर मिलके फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी खरीदते हैं, और जो भी ग्रोसरी आई क्योंकि वो बल्क में आई तो वो सस्ती पड़ी और वो सारे मेंबर्स अपनी आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही अगर मुझे लोन चाहिए, मेरी तरह 50 लोगों को लोन चाहिए, तो हम लोग सब क्या करेंगे, अपने पैसे को थोड़ा 1-1 लाख रुपए सब लोग डालेंगे। 50 लोगों ने 1-1 लाख रुपए डाला तो 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। आज किसी और को जरूरत है, उसने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, थोड़ा सा ब्याज भी दे दिया। कल किसी और को जरूरत है, उसने 10 लाख रुपए ले लिया। ऐसे करके हम 50 के 50 लोग 50 लाख रुपए का लोन आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, उस पे ब्याज भी ले सकते हैं। तो हमें कभी भी बैंक के पास जाना ही नहीं पड़ेगा लोन लेने के लिए। वरना मैं अकेली होती तो मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए होता। समझ रहे हो? तो जब भी वो बोलते हैं ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं, 2 नहीं। वही चीज है, जब लोग साथ मिलके करेंगे, हर चीज उनको सस्ते दामों पे मिलने लग जाएगी, उनकी यूनिटी हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे बोली है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब लोग वॉलंटरीली साथ में आते हैं। ऐसे लोग जो अपने आपस के लोगों के वेलफेयर के मोटिव के लिए आते हैं, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए साथ मिलके काम करते हैं। ये अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाना चाहते हैं। इनको लगता है कि जो मिडल मैन है वो तो हमें एक्सप्लॉइट करेगा, हमें बहुत महंगा सामान देगा ताकि वो खुद प्रॉफिट कमा सके। तो हम खुद ही बल्क में काम कर लेते हैं, हम खुद ही बल्क में खरीद लेते हैं। जब हम बल्क में खरीदेंगे तो मिडल मैन बीच में से एलिमिनेट हो जाएगा और हम सस्ते दाम पे सामान खरीद पाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर कंपलसरी होता है। इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर से। यानी कि मैंने बोला था ना, लॉ की नजर में बिजनेस और ओनर दो अलग लोग हैं। अगर बिजनेस पे केस किया तो वो केस ओनर्स के ऊपर नहीं हो रहा, अगर ओनर पे केस किया तो वो केस बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन द आईज ऑफ लॉ। कम से कम 10 एडल्ट मेंबर, 10 एडल्ट माने तो 18 साल से बड़े 10 लोग चाहिए इसको शुरू करने के लिए। और सारे मेंबर्स की इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारे के सारे मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी इसके अंदर होती है। ठीक है, हर एक मेंबर का इसमें सिंगल वोट होता है। चाहे किसी ने 10 लाख रुपए लगाए, चाहे किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, हर एक मेंबर को इसके अंदर एक ही वोट मिलेगा डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि 10 लाख वाले के 10 वोट हो गए, फिर तो वही है ना रूल करेगा। तो सबका एक वोट होता है और वोटिंग से ही डेमोक्रेटिकली मैनर में इसके अंदर जो है हर चीज का डिसीजन लिया जाता है। कोई भी एक इंसान अकेला डिसीजन नहीं लेता, सारे मेंबर मिलके, जैसे डेमोक्रेसी में वोट किया जाता है, सारे मिलके वोटिंग करके डिसीजन हर एक लेते हैं इसमें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है? पहला है वोटिंग स्टेटस में इक्वालिटी, अभी मैंने बताया सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, कोई भी मेंबर आ रहा है ये जा रहा है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। अब अगर मेंबर आएगा तो वो आ जाए, कुछ एक फॉर्मेलिटीज होंगी, मेंबर जा रहा है तो चला जाए, फॉर्मेलिटीज होंगी, पर उससे ये एज इट इज चलती रहेगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको दोबारा री रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, हर चीज हमें सस्ती पड़ती है क्योंकि हम बल्क लेवल पे कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने बताया मिडिल मैन को एलिमिनेट करके होता है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तुम्हें तुम्हारे शहरों में तो देखने को नहीं मिलेगी अगर तुम शहरों से हो। अगर तुम विलेजेस से हो तो तुम्हें देखने को मिलेगी कि वहां पे यूजुअली जो गरीब लोग हैं वो ये काम करते हैं, और क्योंकि गरीबों से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। पर क्या ये सपोर्ट सच में अच्छे होती है? नहीं होती। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो साथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल भी करती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट इसमें है। गवर्नमेंट फ्री में कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट जो है इसमें कंट्रोल भी करती है पैसा देके। ठीक है, सीक्रेसी नहीं होती इसमें, क्योंकि इसमें 10 मेंबर से ज्यादा कितने भी मेंबर हो सकते हैं, जितने मेंबर होंगे सबको बात पता चलेगी, तो सीक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं क्योंकि यूजुअली गरीब लोग ही मिलके कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना, कॉमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मैनेजमेंट इनसफिशिएंट होती है, क्यों? प्रॉफिट के लिए तो तुम काम नहीं कर रहे हैं,
तुम काम कर रहे हो अपने वेलफेयर के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो अच्छी मैनेजमेंट को कहाँ से सैलरी दोगे? तो इनकी जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो हाई सैलरी वाले अच्छे इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ट्रेंड एक्सपर्ट लोग नहीं होते, एमबीए वगैरह के लोग नहीं होते, तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती क्योंकि ये सैलरी नहीं पे करते। ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, विच इज वाई कन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में हो सकती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या हैं? बेसिकली जो नाम है वही टाइप है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे लोगों की है जो साथ मिलके ग्रोसरी खरीद रहे हैं, है ना, जो मैंने बता ही दिया कि मिडल मैन एलिमिनेट करो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है सस्ते रेट पे ले लो। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव वो है जिसमें सारे प्रोड्यूसर साथ मिलके सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर सारे प्रोड्यूसर साथ मिलके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो है जिसमें सारे बिजनेसमैन साथ मिलके अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, सारे साथ मिलके ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकेजिंग का काम कर सकते हैं। अब मान लो मुझे एक ट्रक चाहिए, पर मेरा उस ट्रक में सिर्फ 50% जो स्पेस है वही ऑक्यूपाई होगा सामान भेजने के लिए, तो बचे हुए 50% का मैं क्यों फालतू पैसा दूं? उसकी जगह मैं बचे हुए 50% में किसी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर को बोलूं कि हम दोनों साथ मिलके एक ट्रक करते हैं, आधा भाड़ा तू दियो, आधा भाड़ा मैं दूंगा, आधा 50% हिस्सा मेरा, 50% हिस्सा तेरा, तो दोनों का 50-50 भाड़ा हो गया ना, तो फायदा हो जाएगा। वही बात है, एक और एक 11 हो जाएंगे, ठीक है, सारा खर्चा बट जाएगा। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर फार्मर साथ मिलके काम करें ताकि उनको बेटर क्वालिटी सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी मिल सके, वो लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर सके, तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कहलाती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, जैसे मैंने बोला 50 लोगों ने मिलके 1-1 लाख करके 50 लाख इकट्ठा कर लिया, अब वो आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी के लोग साथ मिलके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं ताकि वो घर ले सके एक सस्ते दाम पे। तो जो नाम है वही उसका काम है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चले आगे, लास्ट मेरे पास बचता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर आपको लार्जेस्ट स्केल पे बिजनेस करना है तो आपको कंपनी ही खोलनी पड़ेगी। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है और बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है इसकी रजिस्ट्रेशन का, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। एंड यू विल सी, जो छोटे बिजनेस है वो कंपनी कभी नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। छोटे बिजनेस वो लंबा, महंगा, टाइम कंज्यूमिंग, मुश्किल प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने का, विच इज वाई छोटे बिजनेसेस एक कंपनी रजिस्टर करते ही नहीं है, वो पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। तो किसके अंडर देखो हमें करना है? कंपनीज एक्ट के अंडर हमें रजिस्टर करना होता है। अब कंपनीज एक्ट इसकी डेफिनेशन क्या देता है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ, अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अगर इस एक्ट के अंडर आपने अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लिया, मतलब उसको हम एक कंपनी बोलेंगे, ठीक है। कंपनी क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये ऐसे लोगों का ग्रुप है फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। अगर बहुत सारे लोग साथ मिलके एक बिजनेस करें, एक ऐसा बिजनेस जिसका लीगल स्टेटस अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऐसे बिजनेस को हम एक कंपनी बोलेंगे जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो सारे प्रॉफिट कमाने के लिए साथ मिलके अगर बिजनेस करें तो उसको कंपनी बोलेंगे। इसके जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोला जाता है, क्योंकि वो कंपनी के प्रॉफिट में शेयर लेते हैं तो उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। इसकी जो मैनेजमेंट है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, एक्चुअल काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, जो कि इसमें मैनेजर्स का रोल प्ले करते हैं। पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो शेयर होल्डर लेते हैं। कैसे लेते हैं? वोटिंग करके, सबका एक वोट होता है, ठीक है। जो कैपिटल है यानी कंपनी की जो हिस्सेदारी है टोटल, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्या बोला जाता है? शेयर, which can be transferred freely from one person to another except in a private company। प्राइवेट कंपनी वाली बात आगे बताऊंगी, शेयर की बात समझ लो। तो मान लो मेरी कंपनी को चलाने के लिए मुझे टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत है
और मैंने 5 लोगों को मैं लेकर के आई और हर एक इंसान ने 2-2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे। तो हमारी जो है टोटल कैपिटल में 5 लोगों की हिस्सेदारी हो गई। तो टोटल प्रॉफिट और लॉस में भी 5 लोगों की हिस्सेदारी होने वाली है। टोटल पी एंड एल में भी 5 लोगों की हिस्सेदारी होने वाली है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि इनका शेयर है मेरे बिजनेस में, कितना शेयर है, 1/5 शेयर है मेरे बिजनेस में, 20% हिस्सेदारी है मेरे बिजनेस के, शेयर है 20% मेरे बिजनेस के प्रॉफिट में। तो जो टोटल 10 लाख रुपए था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को क्या बोला, एक शेयर, कि इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, इसका 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 इतना इतना शेयर है, ये हम बोलेंगे। ठीक है, ये जो शेयर जिसका होता है उसको ओनर, उसको शेयर होल्डर बोला जाता है। ये जो शेयर है ये तुम्हारा जब दिल करे तुम किसी और को बेच सकते हो। यानी कि आज इस बंदे का दिल करे यार मुझे अब इस कंपनी में नहीं रहना, तो ये किसी और को पकड़ के लाएगा, उसको बोलेगा ला मेरे को 2 लाख रुपए दे और इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जा। तो कंपनी के पास तो 10 लाख रुपए आ गए, अब ये बंदा किसी और से 2 लाख रुपए ले और उसको यहाँ पे मालिक बना दे, वो कर सकता है। उसको यहाँ पे शेयर होल्डर बना दे, वो कर सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो स्टॉक मार्केट में यही होता है। आप एक शेयर खरीदते हो, आप उसको आगे बेचते हो, वो खरीदता है, वो किसी और को बेचता है, यही होता है शेयर मार्केट। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को क्या बोला जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, यानी ये एक इंसान की तरह ही काम करता है, पर ये एक ऐसा इंसान है जिसको भगवान ने नहीं, लॉ ने बनाया है। ये इंसान की तरह ही हर एक काम कर सकता है, अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, ये अपने आप से साइन कर सकती है, कैसे करेगी बताऊंगी, पर ये अपने आप से सारे लीगल काम कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको एक पर्सन बोला। कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको लॉ ने बनाया है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी अपने मेंबर से अलग है। इसके ऊपर केस होगा तो मेंबर को कोई लेना देना नहीं। तुमने रिलायंस पे केस किया तो मुकेश अंबानी घर पे मस्त सो रहे हैं, उनको कोई केस वेस कोई नहीं छेड़ सकता। फॉर्मेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसकी फॉर्मेशन होती है। परपेचुअल सक्सेशन, एक मेंबर आए, मेंबर चला जाए, मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी हमेशा 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 के लिए चलती रहेगी। कोई भी आए कोई भी जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जब तक बैंकरप्ट नहीं हो जाती, जब तक कंपनी सबका पैसा वापस करके खुद से कंपनी अपने बिजनेस को बंद नहीं कर देती, तब तक कोई शेयर होल्डर आए, कोई शेयर होल्डर अपना पैसा निकलवा के चला जाए, कंपनी चलती रहेगी। पार्टनरशिप में क्या था, एक पार्टनर गया, बिजनेस का दोबारा एग्रीमेंट करो, बिजनेस दोबारा से बनाओ। सोल प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पे नहीं है, कोई आए कोई जाए, ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस सारे मिलके डेलिबरेटली डिसीजन लें कि हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल, शेयर होल्डर ओनर डिसीजन मेकिंग करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डे टू डे मैनेजमेंट करते हैं, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, रिस्क सारे शेयर होल्डर मिलके बियर करते हैं। कॉमन सील होता है स्टैंप ऑफ द कंपनी, जैसे मैंने बोला ना सारे लीगल काम करेगी। कैसे करेगी, लीगल काम के लिए साइन लगते हैं, पर ये इंसान तो नहीं है कि अपने साइन करे, तो ये अपनी स्टैंप लगाती है हर पेपर पे। वो स्टैंप जो है वो माना जाता है कि इस कंपनी ने साइन कर दिए, इस कंपनी का एग्रीमेंट है, इस कंपनी की तरफ से हाँ है उस चीज के लिए, जिस भी पेपर पे इसने अपनी कॉमन सील, अपनी कॉमन स्टैंप लगा दी। आगे चले, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है, हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन है। सभी मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, किसी को अपने घर से पर्सनल एसेट यूज नहीं करने पड़ेंगे बिजनेस के लॉस को फुलफिल करने के लिए। एक मेंबर जब चाहे अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। एक्सपेंशन के लिए स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, लाखों लोग एक कंपनी में शेयर होल्डर हो सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होती है, मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होती है, क्यों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसकी मैनेजमेंट में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, विच इज वाई छोटे बिजनेस तो कंपनी की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा, टाइम कंज्यूमिंग और महंगा प्रोसेस है एक कंपनी रजिस्टर करवाना। सीक्रेसी नहीं होती, अगर लाखों लोग तुम्हारे मेंबर हैं तो लाखों लोगों को बताओ। इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी होता है बहुत बार, बहुत सारी कंपनी एक लिमिट के बाद हर कंपनी के लिए, कि उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन ओपनली पब्लिक को बतानी पड़ेगी। ठीक है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट,
यहाँ पर ओनर कोई और है, मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? तो वो आपस में ना काफी बार उनका सिंक नहीं बैठ पाता, तो वर्क एनवायरनमेंट काफी बार सही इसलिए होता नहीं है। रेगुलेशन बहुत ज्यादा होती है, सरकार की बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, ठीक है, इतने सारे लोगों से पूछना पड़ता है, तो विच इज वाई डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में आपका बेसिकली सबसे बड़ा एक डिफरेंस जो पब्लिक कंपनी से होता है, जो मैं तुम्हें कह रही थी कि मैं बताऊंगी, वो ये है कि प्राइवेट कंपनी में तुम अपने शेयर्स को फ्रीली ओपनली ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करके खुद को जब चाहे अपने शेयर्स का खरीद बेच नहीं कर सकते। देखो, एक पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जिसके आप शेयर स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं होती, जिसके शेयर्स आप ओपनली बाय एंड सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज अ कंपनी जो अपने मेंबर्स को फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं करने देती। मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती स्टॉक मार्केट के थ्रू कि आओ मेरे शेयर्स को खरीदो, ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने नाम के पीछे, अगर मेरा नाम कंपनी का विद्यम है, इनको अपने नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है। पर पब्लिक कंपनी के केस में मुझे प्राइवेट नहीं, सिर्फ लिमिटेड लिखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। मेंबर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर एंड 2 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। पब्लिक कंपनी अपने जो शेयर्स है उनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा के ओपनली बेच सकती है। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मिनिमम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लाखों शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। अपने शेयर्स को जब चाहो स्टॉक मार्केट के थ्रू फ्रीली ट्रांसफर ये कर सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ और मेरे शेयर्स खरीदो। लेकिन अगर कोई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उसको भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें कितने हैं? 3। तो मेजर डिफरेंस क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती, शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर मिनिमम 2, मैक्सिमम इधर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, ठीक है। एंड अगर कोई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा 1 शॉट लेक्चर, ठीक है। मैंने पूरी मेहनत करके 1 घंटे से ज्यादा का ये लेक्चर बना होगा, ये करवा दिया है, सब चीज डिटेल में समझाई है। अगर ये समझ लिया और कोई वीडियो देखने की कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर किया है और बहुत डिटेल में किया है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।